हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, लेक्चरर इन मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा था, कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होती है, इनको कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग, मतलब लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया कि किस किस मेथड या कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है लागत ज्ञात करने के लिए, उसको पढ़ेंगे। तो पहला है स्टडी ऑफ टेक्निकल फीचर्स, तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन। जो हम कॉस्टिंग का अध्ययन कर रहे हैं उस पर तकनीकी क्या, कौन कौन सी टेक्निक यूज की, क्या तकनीकी यूज की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तकनीकी विशेषताओं में होती है सामग्री की प्रवृत्ति, मटेरियल की नेचर क्या है। इसका मतलब होता है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या गुण हैं, किन किन जगह वो मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, उसकी है या नहीं है, उसकी प्राइस कितनी है, उसको कितना स्टोर किया जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में ध्यान। और उसका बाज़ार भी देखते हैं कि बाज़ार में कितनी रेट है। निर्मित माल में परिवर्तन करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक प्रक्रिया है। इसमें डिज़ाइन चेंज, मान लो कि आगे हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया, उसकी डिज़ाइन चेंज करनी पड़े तो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, उन सब के बारे में चेक करते हैं। फिर देखते हैं लेबर की प्रवृत्ति, लेबर की नेचर कैसी है, जो लेबर है उसका प्रशिक्षण कैसा है, उसको मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग मिली या नहीं मिली। जो हमारा प्लांट है, संयंत्र क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने प्रोडक्ट एक दिन में बना सकता है या कितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है गोदाम की क्षमता, जहां हम प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं गोदाम में, उनकी क्षमता कितनी है, उन सब के बारे में देखते हैं। और निर्मित, सबसे इम्पोर्टेंट, निर्मित वस्तु की मांग, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, उन सब का टेक्निक के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कॉस्टिंग मटेरियल। ठीक है, लागत लेखा विधि का चुनाव। ये बताता है कि एक आदर्श प्रणाली में क्या क्या गुण होने चाहिए तथा लागत लेखापाल द्वारा उस संस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली का चयन करना। अब मान लो कोई एक डिजाइन इंजीनियर है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसने 4-5 अलग टाइप की डिजाइन बना के लेखापाल को दे दी कि ये है। मान लो कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी की है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। एक ऐसी है कि जो मार्केट में पहले से उपलब्ध क्वालिटी की जो है उससे अच्छी है और सस्ती भी है। एक होती है सबसे चीप वाली, तो उसमें लेखापाल द्वारा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट करूं जो हम मार्केट में भी बनी रहे, हमें प्रॉफिट भी मिल जाए। तो ये उसी चीज़ के बारे में बताती है कि जो इंजीनियर ने जो डिज़ाइन दी है उसमें कौन सी का चयन करने पर काम आ सकती है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है डिटरमाइन कॉस्टिंग सेंटर, लागत केंद्रों का निर्धारण। लागत केंद्र एक क्या है, विभाग है, डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लागत संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। लागत केंद्र के बारे में आता है तो क्या, सबसे पहले क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है जो क्या होता है कि जो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर जो लागत आ रही है उसके आंकड़ों को एकत्रित करता है। ताकि आंकड़ों को एकत्रित करने का क्या रीज़न है, क्योंकि जो कॉस्ट आ रही है उसमें पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उसको रोकने के लिए, लागत को कंट्रोल करने के लिए ये लागत केंद्रों को खोला जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिंग यूनिट, लागत इकाई का निर्माण। लागत इकाई का तात्पर्य क्या है, उत्पादन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका, जो उसको सर्विस देंगे हम, बेचेंगे उसका, तथा समय की उस इकाई से है जिसका संबंध में लागत ज्ञात की जाती है। हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें यूनिट, एक प्रोडक्ट पे कितना का पैसा खर्चा हो रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, उसको बेचने के लिए मार्केटिंग भी करनी, सर्विस
तो उसमें कितना आ रहा है और कितना समय लग रहा है, उन सबका अध्ययन किस में होता है, लागत इकाई का निर्माण में। यहाँ पर देखा जाता है कि उस संबंध में कितनी लागत आएगी। फिर अगला पॉइंट है इफेक्टिव एंड कंट्रोल ऑन मटेरियल, सामग्री का कुशल नियंत्रण। जो हमारे पास मटेरियल है, जो सामग्री है, उसको अच्छे से ऐसे यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सामग्री का क्रय, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है भाई। एक दिन में जितना खर्च आ रहा है और उसको मतलब जो है ना साइकिल ढंग से चलता रहे तो कितना पहले से स्टोर करके रखे, उन सबको देखा जाता है। फिर हमारे पास कितनी स्टोर करने का जो भंडार है वहाँ स्टोर कर सकते हैं। निर्गम के संबंध में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए कि सामग्री संबंधित प्रति इकाई खर्च न्यूनतम आए। इसमें क्या, जो हमारे स्टोर गोदाम है उनको भी देखते हैं, रॉ मटेरियल की जो क्रय मूल्य है वो भी देखते हैं, ताकि देख सके कि कभी भी हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें हमारा रॉ मटेरियल कम नहीं पड़े, या मान लो कि रॉ मटेरियल ही बीत गया तो हमें प्लांट बंद करना पड़ेगा कुछ, तो उससे क्या होगा नुकसान, उस नुकसान को कम करने के लिए ये सब स्टडी की जाती है कि हमारे स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितना रनिंग में चल रहा है, उसके लिए ये सामग्री का कुशल नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट है श्रम पर कुशल नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन लेबर। एक तो होगा जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर कैसे कंट्रोल करना है, फिर होता है जो हमारे पास लेबर है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें देखते हैं श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रति इकाई श्रम लागत को न्यूनतम करने के लिए श्रम पर कुशल नियंत्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सही बात है, जो हमारे जो लेबर काम करे, जो टेक्नीशियन काम कर रहा है प्रोडक्शन सिस्टम में, उसमें देखना सबसे पहले क्या है, कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। कार्यक्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। बाकी और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी एक प्रोडक्ट पर कितने लेबर लग रहा है, कितने लेबर की ज़रूरत है, उन सब का अध्ययन। मान लो कि एक प्रोडक्ट बना है, एक ही लेबर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम में 2 लेबर लगा रखी है, उन सब का अध्ययन किया जाता है कि 2 की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको हटा दो, कहीं और जगह काम में ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी अल्टीमेट जो कॉस्ट आ रही है उसको कम कम कर किया जा सकता है और अच्छा से अच्छे मुनाफा कमाया जा सकता है, प्लस उसकी जो सेलिंग प्राइस भी कम रख सकते हैं हम। फिर सातवां पॉइंट है कंट्रोल ओवर अदर एक्सपेंडिचर, अन्य खर्चों पर नियंत्रण। वस्तुओं के उत्पादन में सामग्री और श्रम के अलावा बहुत से अन्य खर्चे होते हैं। इन खर्चों पर भी उचित नियंत्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो सके। रॉ मटेरियल तो आएगा ऐसे ही, लेबर भी हमें लगानी पड़ेगी, लेकिन कुछ अन्य खर्चे होते हैं, जैसे HR मैनेजर, हायर ऑफिसर लगाते हैं। मान लो कि 2 इंजीनियर लगा रखे हैं, तो उनकी क्या ज़रूरत, एक ही सैम्पलिंग कर लेगा। तो उन सब चीज़ों को देखा जाता है, कहाँ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। 2 गार्ड लगा रखे हैं जबकि एक ही गार्ड की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को देखते हुए ताकि हम प्रति इकाई न्यूनतम लागत पे ला सकें। फिर लास्ट पॉइंट है कॉस्ट रिलेटेड रिपोर्ट, लागत संबंधित प्रतिवेदन। तो लागत लेखा में रिपोर्टों का बहुत महत्व है। ये प्रतिवेदन समय पर उच्चाधिकारियों को भेजे जाते हैं, जैसे सामग्री में से वेस्ट कितना हो, उपयोग में कितनी सामग्री। क्या होता है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है तो रॉ मटेरियल कौन मंगाएगा, जो हायर ऑफिसर होते हो, तो उनके लिए हमें रिपोर्ट भेजनी पड़ती है टाइम टू टाइम। वो सप्ताह की भी हो सकती है, प्रतिदिन भी हो सकती है, महीने के हिसाब से भी हो सकती है। उसमें ये रिपोर्ट दी जाती है कि हमारे स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल है, कितना ख़राब हो गया है, कितना यूज में आ चुका है और कितना मंगवाना है आगे के जाके हमारा प्लांट नियमित रूप से चल सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब इस पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आगणन एवं लागत में क्या अंतर है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको हम देखते हैं। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर है आगणन किसी वस्तु की संभावित लागत ज्ञात की जाती है और कॉस्टिंग में क्या है, लागत किसी भी वस्तु की वास्तविक लागत होती है।
हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। एस्टिमेशन क्या होता है? किसी वस्तु की संभावित लागत, पूर्व में लगाया गया अनुमान, पूर्वानुमान क्या कहलाता है? लागत, पूर्वानुमान। और कॉस्टिंग क्या होती थी? जो एक्चुअल में हर कंपोनेंट का लागत निकाल के जो टोटल लागत आई, वास्तविक लागत आई, वो होती है कॉस्टिंग। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें उत्पाद के निर्माण की लाभप्रद स्थिति का पता चलता है। क्या होता है कि जो उसने पूर्व में अनुमान लगाया, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में 20 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, और जो हमने पूर्व अनुमान जो बनाने से पहले तकनीक का यूज़ किया, जो चार्ट बनाया कि ये प्रोडक्ट 15 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा, तो इसमें क्या पता लग रहा है कि कितना लाभ होगा? 5 रुपये का। तो ये लाभ के बारे में, लाभ की स्थिति के बारे में पता लगता है। लेकिन कॉस्टिंग क्या होता है? इसमें उत्पाद के निर्माण के बाद लाभ हुआ या हानि हुई, उसका पता लगता है। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या है? अगर मान लो जो मार्केट में 20 रुपये प्रोडक्ट मिल रहा है और हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि वो 25 रुपये का बन रहा है, तो हम उसे बनाएंगे नहीं। समझ में आया? बनाएंगे नहीं। तो हम एस्टिमेशन में क्या करते हैं कि हम उसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं जिसमें लाभ मिले, मतलब एस्टिमेशन कॉस्ट जो मार्केट में जो प्राइस आ रही है उससे कम होनी चाहिए। लेकिन मान लो कि जैसे हम प्रोडक्ट को बनाने लगे तो उसमें मान लो कि वो 22 रुपये का बन गया, तो क्या हुआ? 2 रुपये की हानि होगी। अगर वो 18 रुपये का बना तो 2 रुपये का लाभ हो गया। तो उसे ये क्या एक्चुअल में बताता है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है। एस्टिमेशन तीसरा पॉइंट दे, ये तकनीकी कार्य है। अब मान लो एस्टिमेशन का पूरा अनुमान लगा रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करें, कुछ टेक्निक, कुछ थ्योरी जो कि उनका अध्ययन करेंगे उससे पता लगेगा, कुछ आंकड़ों का यूज करेंगे। लेकिन कॉस्टिंग क्या होता है? लेखाकार का कार्य है। ये क्या होता है? हर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है सबको का अध्ययन किया जाता है वास्तव में कागज़ पेन पे, तो उससे क्या होता है? एक्चुअल में मिल रहा है। तो ये लेखाकार का कार्य है या तकनीक का कार्य है। एस्टिमेशन क्या है? ये पूर्व के अनुभव एवं संकल्पनाओं का समावेश है। इसमें क्या हो, जो एस्टिमेशन बना रहा है तो उसे या तो कई इस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी कंपनी में काम किया हो, तो उसे पूर्व का अनुमान हो, तभी तो एस्टिमेशन कर सकता है, कुछ नॉलेज हो उन सब का। लेकिन कॉस्टिंग क्या, पूर्व के अनुमान की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो हमारे पास एक्चुअल जो आंकड़े आ रहे हैं उसे जो कॉस्ट आ रही है वो क्या वास्तविकता बताती है। फिर है एस्टिमेशन में आकलन क्या होता है? काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं, हमें थोड़ा ना पता है कितने का बना है। एस्टिमेशन तो पूर्व में प्रोडक्ट बनाने से पहले सोचा है कि हाँ इतने का बन जाएगा, तो कल्पना करी, काल्पनिक चीज़ है। लेकिन कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग वास्तविक चीज़ है, जो हमारे पास एक्चुअल में जो आंकड़े आए, वास्तव में इतना पैसा खर्च हुआ, वो वास्तविकता को बताता है। फिर छठा पॉइंट है, आगणक में आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो एस्टिमेशन हो गया, आर्थिक जो पैसा कमज़ोर हो रहा है, बढ़ रहा है या महंगाई बढ़ रही है, उससे इसकी कॉस्टिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन लागत में अगर मान लो लेबर इसमें तो बता दें कि 2 लेबर चाहिए, लेकिन मान लो लेबर का काम करने का किराया ज़्यादा बढ़ गया, मजदूरी ज़्यादा बढ़ गई, तो इसमें क्या होगा? लाभ और हानि पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब लागत पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। 7वां पॉइंट है आगणन एस्टिमेशन बाजार में उत्पाद की स्थिति जानने की प्रक्रिया है। आगणन क्या बता रहा है कि जो एस्टिमेशन जो कॉस्ट है, जो मार्केट में जो पहले से उस विशेषताओं वाला जो प्रोडक्ट है उससे कम्पीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके बारे में जान। लेकिन लागत क्या होता है? लागत उत्पाद बाजार में आने के पश्चात वास्तविक स्थिति को बताई। ये तो उन्होंने कल्पना करके बता दिया कि हाँ इतने का बन सकता है और इतना प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में जो फाइनल जो कॉस्ट आई वो वास्तविक बताता है। आकलन क्या होता है? पूर्व का विश्लेषण, पहले पूर्वानुमान, और लागत क्या है? वर्तमान स्थिति को बताता है एक्चुअल में कितना बना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, आगणन में उत्पाद की पूरी लागतों के साथ कीमत निकाली जाती है, मूल्य का मूल्यांकन नहीं होता। ठीक है। लेकिन लागत
में वास्तविक लागत को देकर उसमें कम या ज़्यादा को सुधारा जा सकता है। मूल्यांकन का संभव नहीं। मान लो एस्टिमेशन में क्या पूर्वानुमान लगाए कि 20 रुपये की बन रही है, तो उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन लागत में क्या होगा, जो मान लो कि जो मार्केट में 15 रुपये की 20 रुपये का प्रोडक्ट बिक रहा है और वह हमारे 12 रुपये में बन गया, 12 में बन गया, तो मार्केट में तो 20 में बिक रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 20 की जगह 18 में बेच देंगे या 15 में बेच देंगे, तब भी तो हमें प्रॉफिट हो। मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो कि 22 का बन गया तो हम रेट बढ़ा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसको समझ में आया होगा। ओके।